अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपकी जितनी भी इंटरेक्शंस है, जितना भी इनपुट है, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो। और जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करते रहें कंसिस्टेंटली अपने आप को बेहतर करने की, एज अ पर्सन ग्रो करने की। अगर हम समझें कभी भी, और आज का एक्चुअली में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो भी इससे रेलेवेंट होगा, बट एक डिफरेंट और पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ से रिलेट करके। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कभी भी ज़िंदगी में ये समझें कि आज मुझे सब पता चल गया है, आज के बाद मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ वहीं पर लिमिट हो जाती है, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। और सीखने का अमल ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहें, अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें, बेहतर करते रहें, और ये अमल कभी भी रुक ना पाए। और सोसाइटी में ये एक ट्रेडिशन बन जाना चाहिए, एक हमारा एक रूल बुक बन जानी चाहिए इस हवाले से कि आपने अपने आप को बेहतर करते रहना है और अपनी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कभी ख़त्म नहीं होने देना। वो चाहे आपके मोहल्ले के लेवल पे हो, आपके अपने घर के लेवल पे, अपने फ्रेंड सर्कल के लेवल पर ही क्यों ना हो। आप नहीं जानते कि आपका अपना रवैया, आपका अपना इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। इसी ख्याल, इसी सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली जिस तरह मैं बात कर रही थी कि ग्रोथ का जो एक प्रोसेस है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। और एजुकेशन के अलावा और किसके बारे में बात कर सकते हैं आज, तो एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। और ना सिर्फ हमारा फोकस डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में जो इश्यूज हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात करना होगा, स्पेशली कि 4 साल की अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। 2 साल की मास्टर्स डिग्री और कितना फाइनेंशियल बर्डन, स्पेशली अगर आप एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कितना फाइनेंशियल बर्डन होता है आपके ऊपर और कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए उस एजुकेशन को अफोर्ड करना। क्यों पाकिस्तान में आज भी इसके अगेंस्ट कोई इस तरह के प्रोग्राम्स मौजूद नहीं हैं, जिस तरह से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के ऑप्शंस क्यों अवेलेबल नहीं हैं, और अगर अवेलेबल भी हैं तो उनको सेम तरह से वैल्यू नहीं किया जाता। आज भी हम लोग जहाँ पर एक तरफ डिग्रीज़ को वैल्यू करते हैं, वहीं पर हम डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स, डिफरेंट अदर सर्टिफिकेशंस को वैल्यू नहीं करते हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट और एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल भी मौजूद हैं, जिसमें स्किल सेट का प्रॉपर ना होना, पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को इंटर्नशिप्स तक करनी पड़ती हैं। 4 साल पढ़ाई करने के बावजूद उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता जिसकी बेसिस पे वो एक फुल टाइम जॉब हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट बच्चों को इनफैक्ट 1 साल कुछ महीने आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसके बाद जाकर आपको एक फुल टाइम पेइंग जॉब मिलती है। इंटर्नशिप्स में पैसे भी नहीं दिए जाते, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे फैक्टर है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर अशरफ हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जहांगीर, जिस तरह से मैं बात कर रही थी, डिफरेंट इशूज़ को मैंने हाईलाइट किया और ये सिर्फ अभी सरफेस पे इशूज़ हैं। ऑफकोर्स जब हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे तो और भी बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ हैं जिनके बारे में हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। ज़रूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या 4 साल की बैचलर्स डिग्री ज़रूरी है? फातिमा, देखें, अब पहले हमारे जब हमने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, तब 2 साल का हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज था कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, आप 2-2 साल की डिग्रियां करते थे और जहां आपको ज़रूरत महसूस होती थी आप स्किप करके स्टडी को आप जॉब कर लेते थे। बिलखुसूस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड था ये बीएससी करके आप जॉब की तरफ चले जाते थे और मास्टर्स जो था मोस्टली आप जॉब के साथ करते थे। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरी दुनिया में देखा कि जनाब वहाँ पर तो ग्रेजुएशन जो है वो मास्टर्स के इक्वल है और वहाँ 4 साल की है या 3 साल की है कुछ कंट्रीज़ में, और AO लेवल्स जो लोग करते हैं उनका ट्रेंड और है, हमारे मैट्रिक इंटर का ट्रेंड और है, उनकी जो डिग्री की टाइम पीरियड और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी उनमें वेरिफिकेशन दोनों में वेरिएशन है। इन्होंने कहा कि हम भी पूरी दुनिया के साथ मिल जाते हैं, हम भी ग्रेजुएशन जो है उसको 4 साल का कर देते हैं इंटरमीडिएट के बाद, और वही 16 साल तालीम होगी जिसको हम पहले मास्टर्स कहते थे। मास्टर्स बिल्कुल फेज़ आउट कर दिया गया है, अगले साल से कोई एक्शन वगैरह नहीं होंगे मास्टर्स के और सिर्फ 4 साल डिग्री इंटर के बाद रह जाएगी। अब मसला वही आ गया कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 साल अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी पे करना 4 साल मुसलसल, और बहुत सारी फीमेल की अगर बात करें तो उनकी शादियों के इश्यूज़ आ जाते हैं कि जनाब किसी सेमेस्टर में आके उनकी शादी आ गई। पहले होता था कि 2 साल आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद आप जॉब करें या जो मर्जी करें, लेकिन अब ये ट्रेंड है कि जिसने 4 साल पढ़ना है वही BS करेगा, उसके अलावा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। दूसरी ऑप्शन जो इन्होंने दी उसके अल्टरनेट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की,
अब वो इतनी वैलिड इसलिए नहीं है कि उसके बाद आपको 5वें सेमेस्टर में कहा तो जाता है, लेकिन अक्सर जगहों पर आपको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक 5वें सेमेस्टर की एडमिशन पॉलिसी फाइनल नहीं की। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि अगर आपने 2 ईयर प्रोग्राम किया है तो उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा कि आपकी फिर मास्टर्स जो 2 साल का था वो तकरीबन आपका 2.5 साल में चला जाएगा। तो इससे टाइम वेस्ट होगा बच्चों का। और हमारे यहाँ स्किल सेट की अगर बात करें तो हमारी डिग्रीज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती हैं उसमें स्किल सेट उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं किया जाता बच्चों को कि वो जाते ही इस काबिल हों कि जाते ही वो सैलरीड पर्सन बने, जॉब हासिल करें। कहा तो हमारी सोसाइटी में यही जाता है कि जनाब जो हमारी डिग्री हैं वो सिर्फ जॉब के लिए की जाती हैं, और माइंडसेट भी ये होता है कि हम जनाब बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये अच्छी जॉब पे लग जाएगा, लेकिन वो क्राइटेरिया या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती। तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोग डिग्रियाँ हाथों में लिए जॉब की तलाश में रहते हैं, और जो इंटरव्यूअर हैं वो कहते हैं जनाब हमें कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते। अब देखिए गैप इतना ज़्यादा है कि सीट्स वेकेंट पड़ी रहती हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट आपके पास टफ ना होने की वजह से वो सीटें खाली पड़ी रहती हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है जहांगीर कि आज भी हमारे माशरे में और इवन हमारी जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें ख़वातीन को कुछ सर्टन डिसएडवांटेजेस होते हैं? अच्छा, ख़वातीन का अब पहले से बहुत ज़्यादा वो एक्टिवली नज़र आती हैं हर फील्ड में, हर जगह पर ऐसे ही। और ये मेरा ख्याल है कि अब कुछ जगहों पर तो बाज़ औक़ात अब लगता है कि मेल का कोटा फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस में ये बात चली और कहा गया कि अब इसमें थोड़ा सा बैन लगाएं, क्योंकि ये था कि फीमेल बहुत ज़्यादा आप सीटें ले लेती हैं स्टडी में आके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन एट द एंड बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि उस डिग्री को कंटिन्यू नहीं करती और घरों में बैठ जाती हैं। सिर्फ एमबीबीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा गया था कि मोर देन 70% फीमेल जो हैं एमबीबीएस करके घरों में बैठ जाती हैं, सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स के रिश्ते लेने के लिए या अच्छे रिश्ते लेने के लिए, और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो डॉक्टरेट की डिग्री करने के बावजूद भी फ़ीमेल की कमी है इस मेडिकल के शोबा में। और मेडिकल के शोबा में जो फीमेल आपको ज़्यादा नज़र आती हैं वो दूसरी पैरामेडिक्स हैं, वो नर्सिंग में हैं, वो दूसरी शोबा जात में हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स अक्सरियत, ये खुद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सर्वे था कि 70% से ज़ायद फीमेल उनकी। अब देखिए 50% अगर आपने एडमिशन किया है उसमें से 70% का मतलब है कि आपका तकरीबन 25 से 30% या 40% तक तो आपका वैसे ही एमबीबीएस करने वाला जो बंदा है वो निकल गया आपका, उसने आपको आके सर्विस नहीं दी। जो हलफ उठाया जाता है कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, वो इंसानियत की खिदमत आपकी शादी के साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपकी डिग्री कंप्लीट करने के साथ ही खत्म। उसमें भी एक पॉइंट है जो कि ऑफ कोर्स आई थिंक अगेन अगर हम सोशल हमारे कंस्ट्रक्ट को देखते हैं तो आई डू बिलीव कि हाँ कुछ केसेस में मे बी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन ज़रूर होंगी जो कि प्रस्यू नहीं करना चाहती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो कि करना चाहती हैं बट सोशल रिस्ट्रिक्शंस या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पाती हैं। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप जानते हैं गुफ्तगू जारी थी स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि इस वक्त आई थिंक मैं देखती हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके फाइनेंशियल बर्डन जो कि मोस्ट पेरेंट्स के ऊपर आता है, मोस्ट फैमिलीज़ के ऊपर आता है, जस्ट बिकॉज वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चे को देना चाहते हैं। बट क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज अप टू डेट है? क्या हम दुनिया के साथ चल रहे हैं या आज भी हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे हैं? थोड़ा सा टॉपिक को मैं चाहूँगी अगर मैं टर्न कर सकती हूँ। जहांगीर, क्या हमारे ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल सेट मौजूद होता है जो कि उनको एक्चुअली में प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेसफुल बना सकता है? अच्छा फातिमा, ये हमारी बदकिस्मती समझे कि हमारे तालीमी इदारे इस काबिल नहीं हैं कि वो हमारा वो प्रोडक्ट तैयार करें जो मार्केट में बिकने को तैयार हो। इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। स्टूडेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट है आपके इदारे का, लेकिन आप उसको उतना पॉलिश नहीं कर पाते कि वो मार्केट में जाते ही बिक सके। अच्छा, बिकने के लिए उसको मार्केट में जाके खुद तैयार होना पड़ता है। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट वो बाहर जाके कामयाब नज़र आते हैं जो खुद कहीं स्ट्रगल बाद में बाहर जाके करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे एकेडमिया में
बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ आपको एक कागज़ का टुकड़ा देके वो भेज देते हैं कि जनाब ये आपकी डिग्री है, आप जाएं, जाके अपना रोज़गार कमाएं और अपनी मदद आपके तहत ढूंढें। एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कोई ऐसा डाटाबेस नहीं बना हुआ कि जिसको एम्प्लॉयर जो है उसको जो बंदा चाहिए वो अपने क्लिक से उन रेलिवेंट बंदों को आइडेंटिफाई कर सके कि ये डिग्री वाले बंदे कहाँ कहाँ मौजूद हैं या किस किस यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देहात से आके यहाँ पर पढ़ते हैं, 2-4 साल गुजारते हैं, उसके बाद वापस गांव में जाके बैठ जाते हैं। उनके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होते कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी शहरों में ठहराव कर सकें। अब देखें अगर आपको 6 माह भी इंटर्नशिप करना पड़ जाए तो हमारे पेरेंट्स सिर्फ फीस अफोर्ड करते हैं। जब बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसके एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी उनकी है जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, अगर फैसलाबाद की बात करें तो सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी में 50% के लगभग लोग बाहर से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं। अब उनमें से 50% जो हैं लोग वो वापस जब अपने अपने शहरों में, देहात में, गाँव में चले जाएंगे तो उनके पास एक तो बहुत सोर्सेज कम होते हैं कि वो दोबारा आकर अगर कहें ना 6 माह फ्री इंटर्नशिप काम सीखने के लिए, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज़ को, स्टूडेंट्स को मैं खुद जानता हूँ जो डिग्रियां मुकम्मल करके वापस चले गए और कुछ ना कुछ अपना वही काम कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स कोई कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, हालांकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्रीज रखने के बावजूद, क्योंकि हमने उसको इतना काबिल नहीं बनाया कि वो फौरी जाकर किसी जॉब पे जाके लग जाए और वो घर वालों के लिए रोज़गार का सिलसिला चला सके। अब अलमिया यह है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस करने वाले जो बच्चे हैं BS CS कर जाते हैं, उसके बाद भी वो मुख्तलिफ अकेडमीज़, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में देखे जाते हैं कि वहाँ पर वो शॉर्ट कोर्सेज कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के। अब देखिए 4 साल आपने कंप्यूटर की डिग्री की है लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, फिर आप 3 माह का कोर्स देख रहे हैं, 6 माह का कोर्स देख रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्यों उनको ड्यूरिंग स्टडी ही उस तरह के कोर्सेज, उस तरह की स्किल्स नहीं दे देती कि वो फौरी तौर पर वो कमाने के काबिल हो जाए। वही स्टूडेंट कमाने के काबिल होता है जो इस तरह के कोई शॉर्ट कोर्सेज खुद से अपनी मदद किसी थर्ड जगह से जाके कर लेता है, जो अकेडमीज़ बनी होती हैं, कोचिंग सेंटर्स बने होते हैं प्राइवेटली। इसी तरह से बाकी शोबा जाते हैं, जैसे मतलब अक्सर मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहा है टीचर जिसने खुद कभी कोई बिजनेस नहीं किया। अब देखिए मार्केटिंग वो पढ़ा रहा है टीचर जिसने खुद कभी एक पेंसिल नहीं बेची। अच्छा, गेस्ट लेक्चरर्स का भी कॉन्सेप्ट कम नज़र आता है कि आप देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली चाहे वो थ्रू कई दफ़ा पर्सनली कोई नहीं भी आ सकता तो वो कहीं ना कहीं पे वो आप उनका इनपुट ले लेंगे कि कोई कंपनी विजिट्स आप बीच में रख लेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट्स आप रख लेंगे। एंड पाकिस्तान में एक्सेप्ट फॉर हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कोई भी यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं करती। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नहीं करते, बिकॉज देयर आर यूनिवर्सिटीज़ आउट देयर जो कि ये करवाती है, इनिशिएटिव लेती हैं चीज़ों में, पर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डोंट। अच्छा फातिमा, अगर बात करें कि इस तरह के विजिट्स की एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस पर्सनस को इनवाइट करने की, तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो परमानेंट लेक्चरर का है कंसेप्ट कि मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन MPhil होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि उस दौर के फील्ड में आ चुके हैं जब मास्टर्स डिग्री सफिशेंट समझी जाती थी, और मास्टर्स के बाद टीचिंग के लिए भी और वैसे भी मास्टर्स को सफिशिएंट समझा जाता था कि मुझे फील्ड में भी ग्रो करने के लिए मास्टर्स की ज़रूरत है, इसके आगे मुझे MPhil PhD की ज़रूरत नहीं है। इसकी बेसिस पे बेसिकली आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप मास्टर्स के बाद अगर कहीं आ गए हैं और आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप वैसे ही इतना हो जाते हैं कि आप दोबारा स्टडी की तरफ नहीं जाते। तो उसमें ये फिर अब मसला बन जाता है कि HEC ने कह दिया है कि परमानेंट आपने किसी को विजिटिंग लेक्चर भी रखना है तो उसके लिए MPhil क्वालिफिकेशन मस्ट है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि उनके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री नहीं होती, हालांकि एक्सपीरियंस में वो डिग्री PhD से भी ऊपर होती है। उनकी जो एक्सपीरियंस है ना वो PhD से भी ज़्यादा है। अगर आप किसी मिल ऑनर को बुलाएं, चाहे वो मैट्रिक पास हो, लेकिन उसको इंडस्ट्री कामयाब बनाने के लिए जो 30 साल 40 साल लगे होंगे। लेक्चरर होने के लिए भी आपको, एंड गेस्ट लेक्चरर भी नहीं, एक क्या विजिट के लिए भी आपके पास डिग्री होना इम्पोर्टेंट? अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि किसी खास सेमिनार या इवेंट पे आप किसी को बुला लें, वो तो आप बुला सकते हैं एज अ गेस्ट लेकिन एक गेस्ट लेक्चर में आप कभी भी बच्चों को कंटिन्यूसली वो स्किल नहीं दे सकते जो आपके पास मौजूद है। आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन की मोटिवेशन जो है ना वो आपके 4 साल नहीं गुजार सकती, और हमारे यहाँ वो आपको बार बार बुला भी नहीं सकते।
एक बार किसी, अच्छा इसमें इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी है कि टीचर्स को खुद इनसिक्योरिटी फील होती है कि बाहर से लोग एक्सपीरियंस आएंगे, जब वो इनको गाइड करेंगे तो हमारा इमेज थोड़ा सा डाउन हो सकता है। क्योंकि अब देखें, एक वो टीचर है जिसने सिर्फ थ्रू आउट स्टडी करके वो आपका टीचर बन गया और उसने आपको पढ़ाया है, वही बातें जो वो खुद किताबें पढ़ के आया। प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसके पास नहीं है। जब आप बाहर से प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आते हैं तो आपकी इनसिक्योरिटी वो होती है कि जनाब टीचर्स की रिपोर्ट जो है वो शायद डिस्करेज हो, कि लोग कहेंगे यार ये तो टीचर से भी ज़्यादा जानता है, इसका एक्सपीरियंस तो इतना है। और जो हमारे यहाँ हीरोइज्म का एक है ना, तो हम फिर उसके चक्कर में हम अपने बच्चों का एक्सपोजर कम से कम रखते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपोजर मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसलिए भी कम रखती है कि ये बच्चे जो हैं फिर कहीं और जाएंगे और वहाँ पर इनका होगा। लेकिन बहुत सारे इदारे, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो खुद बच्चों को खुल के खेलने का मौका देते हैं उनको। एंड अगर देखें हम बाय नंबर्स, सो आई थिंक दीज पीपल, दीज ग्रेजुएट्स आर अ लॉट मोर सक्सेसफुल। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड हमारी कोशिश थी आज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स या लोग जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में बात करें। जहाँ ब्रेक में जाने से पहले आपने मेंशन किया किस तरह से रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। अगर गेस्ट लेक्चरर आप लगना चाहते हैं, आपको एमफिल की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स रखने से पहले टीचर्स के साथ बातचीत की जाती है कि इस वक्त, या रीसेंट ग्रेजुएट ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है? बिकॉज आज के वक्त में अगर हम देखते हैं बीएससी शुड बी गुड इनफ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर बात करें तो जब एचईसी ने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया तो आप उससे कम पे नहीं आ सकते। कॉलेजेस को ये ऑप्शन है कि जो कॉलेजेस बीएस प्रोग्राम करवा रहे हैं कि वो अगर एमफिल उनको नहीं मिल रहे विजिटिंग पर पढ़ाने के लिए तो वो मिनिमम मास्टर्स रख सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपके पास एप्लीकेंट में कोई एमफिल ना हो। लेकिन अगर आप एमफिल आ गया और उसके मुकाबले में कोई मास्टर्स वाला उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा भी होगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और एमफिल वाले को पिक कर लिया जाएगा, चाहे वो फ्रेश ही क्यों ना हो। इस हवाले से यकीनी तौर पर आपको एचईसी जो है उसको ये मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहिए कि बिलखसूस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स में आप प्रेफर करें कि एमफिल की बजाय अगर मास्टर्स के साथ उसका एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर करें। अब देखें, अगर किसी का 8-10 साल एक्सपीरियंस है तो वो एमफिल से कहीं ज़्यादा ऊपर होगा क्योंकि उसने प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसका उस लेवल का है। एमफिल और पीएचडी में डिफरेंट सिनेरियो है क्योंकि उसमें रिसर्च वर्क होता है। रिसर्च में एकेडमिक्स लोग चाहिए होते हैं और वो आप कहें कि उसमें आप एक्सपीरियंस ना दें प्रैक्टिकल का, वो अलग बात है। लेकिन बीएस लेवल पर जो हमने खेप तैयार करनी है उसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंस, कि उनको एक्सपीरियंस डिलीवर किया जाए ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि ये वो साल हैं जिसके बाद आपके घर वालों की तवक्कुआत होती हैं कि आपने ग्रेजुएशन करके फौरी अर्निंग हैंड बनना है उनका। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि वो सिर्फ किताबी बातों तक रहते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनका उतना नहीं होता जितना किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए। अब देखें, कोई किसी को नौकरी पर क्यों रखेगा जब उसने खुद उसको सिखाना है। वो कहेगा आप मेरे पास इंटर्नशिप पे आओ, काम सीखो, जब आप काम सीख जाओगे फिर मैं आपको सैलरी लगाऊंगा। तो अक्सर जगहों पर देखा गया है कि अब हमारा देखें, लेबर को गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम वेज उसकी है 25,000, लेकिन हमारे यहाँ जो मास्टर्स करके जाता है उसको कहते हैं 15,000 रुपये आ जा मेरे पास। तो 15,000 पर हम मास्टर्स डिग्री के बाद मजबूर करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई उनको काम का नहीं पता। अब हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की बहुत बड़ा एतराज़ लगाया था कि प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स की सैलरीज बहुत कम है, लेकिन वो भी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर बहुत अच्छी सैलरीज दी जाती हैं टीचर को। फ़र्क सिर्फ यही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट, उनको फिर प्रेफरेंस देते हैं। और हमारे यहाँ जो 8-10 हज़ार में टीचर हैं या इससे भी कम में हैं। क्या आपको लगता है कि 8-10 हज़ार में टीचर्स हैं? हाँ, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हमारे आज के दौर में भी ऐसे हैं जहाँ पर टीचर की सैलरी रेंज 8,000, 10,000, 12,000 वो चल रही है।
और ये ग्राउंड रियलिटी है, और उनमें मास्टर्स भी हैं और उनमें एमफिल भी हैं। अच्छा जहांगीर, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगी, बिकॉज आपका ऑफ कोर्स बहुत नेटवर्क है विद इन द एजुकेशन सिस्टम, क्या एक ऐसे शख्स में जो पढ़ा लिखा है और एक ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सैलरी में आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम देखते हैं अखबारात में देखें ना, तो वो आएगा ड्राइवर की ज़रूरत है और उसकी सैलरी आ रही होती है 30-40 हज़ार भी आ रही होती है बाज़ जगहों पे। इवन कुक चाहिए होता है, उसकी भी सैलरी 30-40 हज़ार आ रही होती है। लेकिन हमारा मास्टर्स डिग्री करने वाला बच्चा जब स्टार्ट लेता है तो स्कूल में तो उसको 8-10 हज़ार पे भी करना पड़ता है, कई जगहों पे 15 हज़ार पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ मजाक इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक अनपढ़ को हम सैलरीज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस तरह आपने मेंशन किया कि ड्राइवर या शेफ़ रिक्वायर्ड है, जिस तरह से भी, पर अगर आप देखें तो स्किल्स, राइट, तो स्किल्स ज़्यादा पे करती हैं। वो चाहे आपके पास ड्राइविंग की स्किल ही क्यों ना हो, आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं तो दे प्रॉबेबली एंड अप पेइंग बेटर। अच्छा, आप पढ़ाई वाले को भी उतना पे करें ना, कि आप देखें 16 साल तालीम हासिल करने के लिए पेरेंट्स उसमें लाखों इन्वेस्ट कर देते हैं। देखें, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। ये ही तो अलमिया है हमारी एजुकेशन का, कि हम बच्चे को कोई स्किल नहीं देते, उसको कोई कॉम्पिटेंसी नहीं देते। अब देखें, टीचिंग में क्यों मजबूर है हमारा टीचर 8,000 पे करने के लिए, कि वो उसका ट्रेनिंग सेंटर है। हमारे स्कूल जो इस तरह से बहुत कम पे देते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर है। जो टीचर वहाँ पर 1-2 साल लगा लेता है वो बाद में अच्छी जगह पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि 16 साल तालीम ने उसको वो नहीं सिखाया जो वो बाद में 1-2 साल कहीं 8-10 हज़ार रुपये सैलरी पे जाके सीखेगा काम। हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना लेते कि जो बच्चे बारी फीसें देकर, सेमेस्टर की बारी फीसें देकर, उनके पेरेंट्स अपना पेट काट कर उसको पढ़ा रहे हैं, उसको ड्यूरिंग स्टडीज़ काबिल क्यों नहीं बनाते कि वो इंटर्नशिप जाने के बजाय 8-10 हज़ार पे नौकरी की बजाय वो डायरेक्ट इस काबिल क्यों नहीं होता कि वो अच्छी अर्निंग के काबिल हो सके, वो इतना कम्पिटेंट क्यों नहीं होता कि उसको कोई अच्छा स्कूल फौरी हायर कर सके आपके मास्टर्स के बाद। एंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई डू एग्री विद दैट। एक और पॉइंट जो कि रिलेट करता है हमारा जो फर्स्ट बिल्कुल डिस्कशन जहाँ से हमने आगाज़ किया था 4 साल की बैचलर डिग्री के हवाले से, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे वो वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रॉब्ली सिंगल हैं और बिल्कुल ऑप्टिमल, स्पेशली अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, आप जो पाकिस्तान में मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ आप अगर रुख करें, ऑप्शंस अवेलेबल हैं दूसरे भी, बट कम अवेलेबल हैं। मोस्टली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियां हैं जिनकी शादियां जल्दी हो गई हैं या बच्चे हैं जिनके, उनको आप कम देखेंगे उस तरफ रुख करते। इनफैक्ट अब बहुत सारे इस तरह के लोग भी देखेंगे जिन पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़रा जल्दी आ गई लड़कों के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली एजुकेशन का रुख ही नहीं किया। एंड आई थिंक वहाँ पर एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद नहीं है, जहाँ पर अगर आपकी कोई साइड इनकम मौजूद है या आप कोई और काम कर रहे हैं साथ, तो आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। अगर आप एजुकेशन में हैं तो फॉर 100% ऑफ द टाइम आपकी कंप्लीट अटेंशन आपकी पढ़ाई की तरफ होनी चाहिए। ना ही हमारे पास वो सिस्टम है जहाँ पर आप 1 साल के लिए डेफर कर सकते हैं या एक ब्रेक ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में 1000 चीज़ हो जाती है। यूजुअली अगर बच्चे ब्रेक लेते हैं उसके बाद वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में पहले प्राइवेट सेक्टर होता था कि प्राइवेटली आप BA MA उसके एग्ज़ाम देते थे, बट उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, इफ आई एम करेक्ट। नहीं, वैल्यू वही है। जब आपके पास एक डिग्री आ गई, वो उसकी जब आपके CV में लिखा जाना है ना, तो उसमें आपने यही लिखना है कि आपने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है। उसमें ये तो नहीं लिखना कि मैंने प्राइवेट किया, रेगुलर किया है। बेसिकली CV एक सिर्फ आपकी एंट्री के लिए होता है, इंटरव्यू तक। इंटरव्यू में आपने साबित करना है कि आपकी वो क्राइटेरिया जो आपने CV पर लिखा है आप उसको डिफेंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये बात की बात है। एक इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किया डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कि वो लोग जो कि जॉब पर हैं, कोई रेगुलर बेसिस पर यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, वो सिर्फ सैटरडे संडे को आएँ और अपनी क्लासेस लें हफ्ते में 2 दिन,
और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। और बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सारे बच्चों ने उसमें से डिग्रियां अपनी हासिल की, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली ख़त्म कर दिया गया। अब प्राइवेटली ऑप्शन मौजूद नहीं है, कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, ऐसी पाबंदियां लगाए जा रहा है कि प्राइवेट एजुकेशन नहीं होगी। जिसने एजुकेशन हासिल करनी है वो 100% उसकी अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करें, और 75% से अटेंडेंस कम होगी तो उससे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि देयर सो मेनी सॉर्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस जो कि आपको हिंडर कर सकते हैं आपकी लाइफ को। और ये ज़िंदगी है तो ये नॉर्मल है कि हर दफ़ा आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी चीज़ें। और जब इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स की हो, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली आपकी ऑलरेडी हो, तो क्या ये थोड़ा सा एहसास नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए? क्या हमें बिजनेस एंगल से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले? अच्छा, प्राइवेट क्या, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है कि फ़ीसें उनकी भी हर साल इंक्रीज़ होती जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा वो आम एक जो पर्सन है, जो एक सैलरीड पर्सन है, एक नॉर्मल रेंज है या लेबर है, वो तो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जितनी उसकी सैलरी है उतनी उससे ज़्यादा एक सेमेस्टर की फ़ीस हमारे यहाँ। अब देखें, अब वो अपने बच्चों का पेट पाले या उनको पढ़ाए, एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और वो उसकी अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कल्चर है कि जनाब पहली फ़ीस आपने देनी है, उसके बाद अब दरख्वास्त लिखेंगे कि मैं जनाब फ़ीस माफ़ करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब पहली फ़ीस ही देना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है मेरिट पर आने के बावजूद। अक्सर जगहों पर देखा गया है कि बच्चे फ़ीस जमा नहीं करवा पाते, या फिर वो देखते हैं कोई ऐसी ऑप्शन जो सबसे सस्ती हो। अब देखें, इतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम रेट्स पर दे दें। हमारे यहाँ अब जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ले लें तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह उसकी फ़ीसेस हैं इतनी ज़्यादा, 50-50 हज़ार अगर एक सेमेस्टर की फ़ीस है तो वो हर एक के लिए अफोर्ड करना मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल होगा बल्कि। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं वो सिर्फ इसी वजह से अपने बच्चों को स्किप करवा देते हैं उनकी स्टडी, कि वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। और बच्चों को एक बार अगर आपने काम पे लगा दिया, उनकी सैलरी आना शुरू हो गई, बच्चों ने पैसे गिनना शुरू कर दिए, तो पैसे की स्मेल ऐसी है वो आपको दोबारा पढ़ाई की तरफ नहीं जाने देती। तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते कि वो जॉब में आ चुके होते हैं, और जॉब के बाद एजुकेशन की तरफ जाना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फाइनेंस को, और फाइनेंस को सेक्रीफाइस कर नहीं सकते। आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ बन चुकी होती हैं, आपकी पेरेंट्स की तवक्कुआत बन चुकी होती हैं कि मंथली हमें इनकम आ रही है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। और आपके एक्सपेक्टेशंस आई थिंक खुद से भी बढ़ चुकी होती हैं, आपके फाइनेंसेस ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिवर्ट बैक करना एजुकेशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। और एक और चीज़ जो कि जहांगीर, मैं किसी भी तरह से ऑफकोर्स एजुकेशन को डिस्करेज नहीं करती हूँ, एंड आई डू बिलीव एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको अगर आप तालीम हासिल कर पाते हैं ज़िंदगी में। एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि देयर इज़ टू मच ऑफ इट एज़ वेल। अगर आप डिटर्मिन नहीं कर पाते कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक बैचलर्स के बाद अनलेस आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में, रिसर्च प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो दैट इज़ वेयर यू शुड स्टॉप। आपको बैचलर के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए, आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें, और अपने माँ बाप के एक्सेसिव अमाउंट में जो पैसे कई जगह पे लग जाते हैं, तो उसका एहसास करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बना है कि वो आपको आगे से आगे वो बस यही होगा, पढ़ाई कर लें और पढ़ाई कर लें, ये कोर्स कर लें, उसके बाद। बट एक्चुअली में आपको जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हो, वो मास्टर्स के बाद हो, वो PhD के बाद हो, एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको थोड़ी देर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो द अर्लियर द बेटर। आप जितने यंग हैं उस टाइम पे उतना आपके ऊपर कम प्रेशर होगा। अगर आप 30 साल के हैं और आप पहली दफ़ा जॉब स्टार्ट करेंगे, तो इमेजिन कि उस टाइम पे आपके ऊपर कितना प्रेशर। नहीं फातिमा, देखें, अब वो बात तो स्ट्रगल तो आपने करनी है ना, वो आप ड्यूरिंग स्टडी बच्चे को स्ट्रगल के काबिल क्यों नहीं बनाते, ड्यूरिंग स्टडी स्ट्रगल क्यों नहीं करवाते। अब एक जगह पर एक मीटिंग में सजेशन आई कि जो छुट्टियों में कहा जाता है कि बच्चों से इंटर्नशिप करवाएं, तो वो टीचर को इंटर्नशिप क्यों नहीं करवाते। टीचर अपनी इंडस्ट्री में जाए, टीचर अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाए और प्रैक्टिकल देखे कि वो क्या हो रहा है। तो एक सजेशन बड़ी ये स्ट्रांगली मुख्तलिफ जगह पे मैंने सुनी है कि टीचर को आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो वो हर साल आने वाले बच्चों को आगे डिलीवर करेंगे।
हर साल जो बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप का ट्रेंड है, जो डिग्री के लिए चाहिए होती ना, वो इंटर्नशिप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होती है, वो अमली तौर पर बच्चे कुछ नहीं सीखते। हमारे यहाँ जो बीएड करने वाले टीचर भी जाके टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप करते हैं ना, या किसी स्कूल से सर्टिफिकेट लेते हैं इंटर्नशिप का, तो वो सिर्फ 1-2 दिन जाके टीचर से, प्रिंसिपल से वो रिक्वेस्ट करके वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो जाके सारा नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ तो इतना है कि हम, अगर हमें पता चल जाए कि ये सिर्फ डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए है, तो हम उसको सिर्फ एक सिफारिश कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हमने खुद जाना नहीं है, हमने लिखवा देना है कि मैं फ़लाँ जगह इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ से 3 माह बाद या 1 माह बाद या जितनी ड्यूरेशन आपकी रिक्वायर्ड है वो आप उससे लिखवा लेते हैं कि मैंने 1 माह यहाँ पर इंटर्नशिप की है, तो दैट्स ओके। कोई उसका इंटरव्यू नहीं है बाद में, कोई उसका बाद में एग्ज़ाम नहीं है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि अगर आपने 3 माह इंटर्नशिप की है उसमें सीखा क्या है। तो हमारे यहाँ इसको अमली तौर पर अपनाने की ज़रूरत है, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो एचईसी की तरफ से कहा जाता है कि फ़लाँ शोबे में इंटर्नशिप कंपलसरी है डिग्री से पहले, उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो अमली तौर पर उसको किया गया हो। सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा किसी से लिखवा के ले आना कि मैंने 3 माह फ़लाँ जगह इंटर्नशिप की है, वो नाकाफ़ी होना चाहिए। और इसको इंश्योर करना चाहिए कि वो 3 माह बच्चा उस काबिल हो जाए कि वाकई उसकी कॉम्पिटेंसी कोई गेन हुई है, कि उसने कोई स्किल सीखी है, क्या वो इसका फ़ायदा उसको डिग्री के बाद होगा या नहीं होगा। हमारे यहाँ ये तो ट्रेंड है कि बच्चे खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। ये बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड करें कि हम अगर 4 साल किसी एक शोबा में आ गए हैं तो हमारी ज़िंदगी अब इसके साथ चलनी है, हमने फ्यूचर का फ़ैसला इस डिग्री पे कर दिया है। उसके बाद आप अगर चेंज करेंगे अपनी फील्ड, तो इसका मतलब आपने वो 4 साल ज़ाया किए, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा ज़ाया किया, और अपना जो वक्त है जो वापस नहीं आ सकता वो ज़ाया किया। तो करियर काउंसलिंग पर इसलिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट वो ऐसे 4 साल हैं, वो आपकी ज़िंदगी बना भी देते हैं और ख़राब भी कर देते हैं। अगर आपने उस दौरान कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया जो आपकी अपनी सलाहियतों के ख़िलाफ़ है, बरक्स है, तो आपके वो 4 साल भी ज़ाया होंगे और आपकी सारी ज़िंदगी भी ये तलाश करते हुए रह जाएगी कि मैं क्या करूं। डिग्री आपके पास कोई और होती है, आप कुछ करना और चाह रहे होते हैं और दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट ले नहीं सकते आप। देखिए, एक बीएस करने के बाद कोई और बीएस नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है ना। 4 साल दोबारा घर वाले कैसे आपकी फीसें दें। लेकिन अगर आपको 4 साल बाद एहसास हो कि मुझे ये फील्ड नहीं, ये फील्ड जानी चाहिए, तो ये इंतहाई नाअहली होगी। इसमें आपका टीचर भी ज़िम्मेदार है, इसमें आपका पेरेंट भी ज़िम्मेदार है, और आप खुद सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुद सोचा ही नहीं कभी अपने लिए। और यही हमारे 4 साल डिग्री करने के बाद आखिरी सेमेस्टर में बच्चों से पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अक्सरियत क्लियर नहीं होते, उनके माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं होती कि इस डिग्री के बाद मैं कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकता हूँ, मैं उसमें कहाँ कहाँ काबिल हूँ, इस काबिल के कहाँ जाके बैठूँ। तो फिर भी हमारे यहाँ लोग 4 साल के बाद पूछ रहे होते हैं कि मुझे कोई भी जॉब दिलवा दें। कोई भी जॉब दिलवाने वाली जो थॉट हमारे स्टूडेंट की है ना, ये हमारी मैं समझता हूँ एकेडमिया के मुंह पर एक तमाचा है कि बच्चे 4 साल में क्लियर नहीं हो पाते कि वो किस जॉब के लिए फिट हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने ये डिग्री की है तो मेरे पास, इवन मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की बात कर लूँ तो हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से मैं अपना स्टार्ट ले सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या क्या हो सकता है। हमारे यहाँ हर बच्चे के माइंड में एक सीएसएस का टारगेट फंसा होता है, कर वो मेडिकल रहा होता है या मेडिकल कर रही होती है, और माइंड में उसके ये होता है कि मैं सीएसएस करके अफसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। आप अल्लाह के बंदे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लें, स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन कर लें। अगर सीएसएस आप नहीं भी करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे एडमिन बन जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आपने पढ़ना कुछ और है, ख्वाहिशात कुछ और हैं, आप लाहौर जाने के लिए इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बच्चों में जो इमेच्योरिटी है, और टीचर भी हमारे उसको गाइड करने में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चे, आप सर्वे करवा के देख लें पूरे पाकिस्तान में फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, तो उनमें से 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे कहीं और दाखिला नहीं मिला तो मैंने इस डिग्री में ले लिया। तो ये रुझान जब तक ख़त्म नहीं होगा, स्पेसिफिक आपका जब तक टारगेट ओरिएंटेड आपकी स्टडी नहीं होगी, आप उसमें नाकाम भी रहेंगे, आपको बेरोज़गार लोग भी नज़र आएंगे डिग्रियां हाथों में लिए। अब देखें, बहुत बड़ी तादाद में लोग पीएचडी करने वाले फारिग फिर रहे हैं। पीएचडी करने वाला अगर आपको 5वें स्केल में कहीं नौकरी करता हुआ नज़र आ रहा है तो ये उस डिग्री की तौहीन है कि आप पीएचडी करने के बाद भी 5वें स्केल में कहीं बैठे हुए हैं। आपने, इसका मतलब है कि उसका जो असल था वो हासिल नहीं किया,
आपने सिर्फ वो फीसों की की है एक डिग्री जो आपकी है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका एमफिल पीएचडी, अगर आप एमफिल करने के बाद 8-10 हज़ार में कहीं टीचिंग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपने वो एमफिल की डिग्री की तौहीन की है कि आप इस काबिल नहीं बन सके एमफिल करने के बाद भी कि आप फिर भी 8,000 में किसी स्कूल में पढ़ाने पर मजबूर हैं। आप उससे डिमांड करें कि मैं इस काबिल हूँ, मुझे इतना पे करें। अच्छा, ये भी कुछ स्किल सेट होता है जो कि आपको ओवर टाइम या तो आप सीखते हैं, और आपको आई थिंक ये यूनिवर्सिटी डिग्रीज का एक हिस्सा होना चाहिए। इनफैक्ट आई डू फील लाइक कि वहाँ पर इनकम्प्लीट आप ग्रेजुएट को बाहर भेज रहे हैं दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अगर उनको ये स्किल्स आप यूनिवर्सिटी के अंदर और दौरान नहीं सिखा रहे, स्पेशली जॉब या बिजनेस से रिलेटेड। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, लेकिन हमारी हमेशा क्योंकि कोशिश रही है कि हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें, एंड स्पेशली उन चीज़ों को जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को इन सम वे वन वे और अनदर इम्पैक्ट करते हैं, उनको स्पेशली कवर करने की कोशिश करें। टैक्सेशन की अगर बात करते हैं, जहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे हर पाकिस्तानी शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में, प्रोग्रेस में कम्प्लीटली अपना किरदार और रोल प्ले करें, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंड आई एम सेइंग एक बिकॉज और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि करना ज़रूरी है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट टैक्सेशन है। अपने टैक्सेस को अदा करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं, और कोशिश करें कि ना सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपना टैक्सेस को फेयरली, ट्रांसपेरेंटली पे करें, बट उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए, ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर आप देखते हैं कि हमारे टैक्स सिस्टम में, एंड ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक कि हर टैक्स सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद होते हैं, तो अगर आपको लगता है कहीं भी फ्लॉज मौजूद हैं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोशिश करें कि ये बातें इदारों तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे एट द एंड ऑफ द डे, उतने ज़्यादा लोग एक्चुअली में इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर सकते होंगे। जब जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो ही इतने लिमिटेड हैं, तो ऑफकोर्स सारा बर्डन उनके ऊपर इंटायरली आ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती, और गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो इंटायरली लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना रोल, अपना किरदार अदा करते रहे। फिर आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। टैक्सेशन के हवाले से बात करेंगे, डिफरेंट चीज़ें जिनके ऊपर एक आम शख्स जो कि ऑफकोर्स टैक्सेस से जिसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, या रिसेंटली टैक्सेस देने के लिए रजिस्टर किया है आपने, तो जहाँ पर भी आपको किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारे इश्यूज़ को हम लोग ओवरऑल एक्सप्लेन आज के शो में करने की कोशिश करें। आज हमारे साथ सैयद मजहर हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर टैक्स बार एसोसिएशन। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि टैक्सेस ना सिर्फ देना हमारा फ़र्ज़ है, बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, इससे मुंह नहीं फेरे। आपको लगता है कि अगर ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे टैक्सेस को पे करने के लिए, तो उतना ही स्ट्रीमलाइन इस प्रोसेस को किया जा सकता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, टैक्स बार फैसलाबाद टैक्स बार का नहीं। जहाँ तक बात है मैडम टैक्सेस की, तो हमारा जो तमाम हुकूमती निज़ाम है वो टैक्सेस के ऊपर ही चलता है। जितने टैक्स इकट्ठे करेंगे उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। हम जो आम आदमी को फैसिलिटीज़ हैं लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की फैसिलिटी, सिक्योरिटी, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी ये सारे जितने भी इदारे हैं, इनको जो हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं, उनकी सैलरीज पे करते हैं, वो ज़ाहिर है इसी रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्सी की सूरत में, उसी में से उनको पे करते हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है वो टैक्स देना पसंद नहीं करता, हालांकि हर बंदा टैक्स दे रहा है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे बिजली के बिलों में से आप टैक्स दे रहे हैं, मोबाइल के बिल में, जो कि मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसे हम विद होल्डिंग्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। 90% जो टैक्स कलेक्ट होता है
वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में या विद होल्डिंग की सूरत में होता है। आम आदमी, चाहे वो कारोबारी आदमी है, चाहे आम आदमी है, सैलरीड पर्सन है, वो खुद से टैक्स देना पसंद नहीं करता। एक सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी में से टैक्स कलेक्ट हो जाए, डिडक्ट करके उन्हें पेमेंट मिल जाए तो कहते हैं ठीक है। अगर उसे खुद पे करना पड़े तो वो फिर उस सूरत में आकर ना वो कहते हैं यार इतना टैक्स है। हालांकि टैक्स देना हर शहरी का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, सड़कें इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आई थिंक मैं कुछ ऐसे सवालात आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि आवाम के सवाल भी हैं, और आई थिंक मुझे नहीं लगता, और मैं जेन्युइनली बिलीव नहीं करती कि हमारी आवाम टैक्स इवेजन में शामिल होना चाहती है, या किसी भी तरह से कि उनकी ये एक तरह से एक नीड है और वो करना चाहते हैं, या वो किसी भी मलिशियस तरीके से इस प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब भी ऑफ कोर्स आप अपने हार्ड अर्न मनी में से अगर आप टैक्सेस पे करें तो आपको उसके रिजल्ट्स भी चाहिए होंगे। आप चाहेंगे कि आपको हेल्थ केयर अच्छा मिले, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, आपको अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता हो। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी आवाम इस वक्त हर चीज़ खुद कर रही है, एंड आई थिंक इससे पहले कि हम और आवाम की क्या फॉल्ट्स हैं, आई डू बिलीव वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, विदाउट अ डाउट। इम्प्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए, ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। बट क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी मौजूद है हमारे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर? आपको लगता है कि हमारी आवाम को जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, वो मिल रहे हैं इसमें? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये आम आदमी की दुखती रख पे आपने हाथ रखा है। आम आदमी टैक्स स्टेट में क्यों नहीं आना चाह रहा? इसकी जब हम इसकी रीज़न तलाश करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक आम आदमी टैक्स अभी पे कर रहा है, अब अगर माचिस की डिब्बी लेने चले जाएंगे उस पर भी टैक्स है आपका, तो उसको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जैसे अब सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इतना रश होता है कि आपको जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में चले जाएं, वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूलों में है। आप बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों में चले जाएं, वहाँ पे जो आपकी सड़कें हैं वो इस काबिल नहीं है। आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो PTCL या जो भी सरकारी इदारा है, तो कहने का मकसद ये है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको उस हिसाब से इन रिटर्न फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। एक नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उनका बिहेवियर ये है कि जो लोग टैक्स नेट में आ गए हैं उनको आपने रगड़ा देना है, उन्हीं से टैक्स वसूल करना है। हालांकि इस वक्त तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद है FBI के पास जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन बावजूद उस पर काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हो रहा है कि नहीं। अब 22 या 23 करोड़ की आबादी में से अगर 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आप 30 लाख लोग जो हैं वो 22 करोड़ का बर्डन उन्होंने उठाया हुआ है। नो डाउट के जो विद होल्डिंग में एक रेडी वाला भी दे रहा है, मोबाइल पे अगर वो उसने लोड करवाया तो उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया है, बिजली के बिल में भी दे रहा है, दूसरी चीज़ों में भी दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो टैक्स में नहीं है। तो जितनी ज़्यादा लोग फाइलर होंगे या टैक्स नेट में आएंगे, जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स रेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। इस वक्त आप सेल टैक्स देखने में 17% है, 16% है सर्विसेज पे। इनकम टैक्स जो है ना वो 4 लाख से शुरू होता है, 5%, फिर 7.5%, 10% स्लैब रेट के मुताबिक है। तो जब हमारा एक टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमने 7,200 का टारगेट किया हुआ है, तो ये हमने 30 लाख लोगों से हमने इकट्ठा करना है। अगर 30 लाख के बजाय हम 3 करोड़ लोगों से इकट्ठा करें तो टैक्स रेट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। आना चाहिए टैक्स नेट में, लेकिन दोनों साइडों का रवैया जो है ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आम जो टैक्स गुजार है उसको जो
मुल्की हालात है उनके बारे में बताना चाहिए। और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, FBR है या कस्टम है या एक्साइज है, उनको भी अपने तरीक़ाकार में थोड़ी सी फ्रेंडली माहौल लाना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी, दो आदमी काम कर रहे हैं एक ही मार्केट में, एक आदमी रजिस्टर्ड है, एक आदमी अनरजिस्टर्ड है, यानी एक आदमी टैक्स गुजार है, एक आदमी टैक्स गुजार नहीं है। अब टैक्स गुजार ने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए अपने टैक्स रिटर्न दी, टैक्स नेट में गया, उसने अपनी रिटर्न दी, अब उसका केस आ गया ऑडिट में। अब ऑडिट में उसको इतना रगड़ा लग जाएगा, इतना रगड़ा लग जाएगा कि वो उसकी साथ पुश्ते भी याद करेंगे कि यार मैं क्यों टैक्स नेट में आया हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अप्रिशिएट करना चाहिए FBR को। जो लोग टैक्स गुजार हैं वो टैक्स दे रहे हैं, अगर कहीं खराबी है, कहीं उस कोई, हाँ मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके खिलाफ आप एक्शन लें। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, एक बोनाफाइड टैक्स पेयर को जब आप अनड्यू रगड़ा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ना, वो आम जो उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो भी तो देख रहे हैं ना जी। वो कहते हैं यार हमने टैक्स नेट में नहीं आना, हमसे आप विदहोल्डिंग में लेते हैं, लेते रहें। अब आप ये देखें ना कि 90% जो है टैक्स कलेक्शन जो है विदहोल्डिंग की सूरत में है, यानी जब यानी ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया जाता है, अपनी मर्जी से सिर्फ 10% लोग टैक्स देते हैं। उन 10% में से भी आप अगर 6-7% ले लें जो कि सैलरीड पर्सन है, उनको सैलरी मिलती तब है जब उनके टैक्स कट जाता है। इसका मतलब 4-5% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से टैक्स दे रहे हैं। वो भी अपनी मर्जी से नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर आप टैक्स नेट में हो गए तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, टैक्स नेट में हो गए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, टैक्स नेट में हो गए आप सरकारी इदारे के साथ काम कर सकते हो, टैक्स नेट में हो गए आप ठेकेदारी कर सकते हो। उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए, टैक्स कलेक्शन का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि लोग खुद ब खुद कहें कि हमें भी टैक्स नेट में लेके आए। हमारा मुल्क जो है ना, हमारे शहरी जो है हमारे, वो बड़े फर्टाइल हैं। अब आपके सामने मिसाल है ये सैलाब की। आप देख लें कि हर चौक के ऊपर ना लोग लेके बैठे हुए हैं स्टॉल्स लगा के, और ये एक्चुअली जा रहे हैं वहाँ। 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो कि ज़ाहिर हर जगह होते हैं, लेकिन ये इफेक्टेड एरियाज में खुद जाके हमने फैसलाबाद टैक्स बार के लेवल पे हमने भी एक फ़ंड क्रिएट किया है, और हम भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह तौसा शरीफ साइड पे हम भी जा रहे हैं चीज़ें लेके ना। तो हमारा जो आम शहरी है ना जी, वो टैक्स देना चाह रहा है, वो टैक्स देना चाहता है, वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहता है, वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन खुदारा उसका माहौल ठीक कर दें, जो आपका सिस्टम है उसको ठीक कर दें, आप टैक्स कलेक्शन का तरीक़ाकार ठीक कर दें। आप देखें, आपने 7,000 अरब किया, आप 70,000 अरब इकट्ठा कर सकते हैं। आई थिंक जहाँ पर निज़ाम को बेहतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ट्रांसपेरेंसी लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो मैडम ये जो है ना FBR का सिस्टम है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि एक सिस्टम के तहत चलता है। जब आप किसी भी सिस्टम के तहत, आई डू बिलीव FBR, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं किसी भी इदारे के ऊपर नहीं कह रही, या मैं ये भी नहीं कह रही इनफैक्ट कि किसी तरह के इश्यूज इवन दो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, बट यू नो दैट्स नॉट माई प्लेस कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। बट आई डू फील लाइक इस ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि लोगों को पता होगा एग्जैक्टली जो वो टैक्सेशन में पैसे दे रहे हैं, अगर अपने वो हार्ड अर्नड पैसे दे रहे हैं, तो उनको ये भी पता हो कि एग्जैक्टली वो किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किन चीज़ों पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो देखिए मैडम, इसमें आप ये कहना कि 100% आप इसे ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी, इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी पॉसिबल नहीं है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% जो है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर करें। लेकिन जब आपके पास अब अपने घर की मिसाल ले लें कि जब आपके पास अर्निंग ज़्यादा हो और आपके एक्सपेंस कम हो,
तो टेंशन कम होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जब आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, आपने लगाने थोड़ी जगह पे हैं। फॉर एग्जाम्पल साथ हम देखें ना, 5-6 हज़ार रुपया शॉर्टफॉल होता है, 5-6 हज़ार अरब जो ना हर साल शॉर्टफॉल जो लॉस होता है हमारा। तो अगर हम 7 के बजाय 14,000 अरब इकट्ठा हो जाए, तो ना तो हमें किसी IMF से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगने की ज़रूरत है सॉरी जी, और ना ही हमारे इधर झगड़ा होगा कि जी हमने सुबह को इतने पैसे जाने हैं और ये जो हमारा हक बनता है वो नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। आप जो सुबह जो भी स्टेक होल्डर को नाराज़ होने लगेगा, उससे कहेंगे यार ठीक है हम आपको भी देते हैं, आप दे दें। ये है पैसे होने की बात, ये है कि आपके पल्ले कुछ हो। तो अगर आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना वो सरप्लस में चला जाता है, यानी आपके एक्सपेंसेस कम है, आपके रिसीट्स ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो हल होते हैं। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज एक बड़ा मेजर रोल अदा करता है। आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम से कम करें। अच्छा, आपने जो डेफिनेटली अर्निंग एंड एक्सपेंसेस के हवाले से बात की, आई थिंक इस पॉइंट से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे, बल्कि मोस्ट लोग इनफैक्ट रिलेट कर सकते होंगे। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, टैक्सेशन के हवाले से बात करते, कितना इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो और जितना हो सकता हो हम कोशिश करें कि आवाम को एग्जैक्टली पता हो कि जो पैसे वो दे रहे हैं टैक्सेस के लिए वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने ब्रेक में जाने से पहले हाईलाइट किया, ऑफकोर्स एक्सपेंसेस के हवाले से हर कोई चाहता है कि चाहे वो घर के मामलात हो, अपने पर्सनल मामलात हो, फाइनेंस में हमेशा आपकी इनकम ज़्यादा हो और आपका एक्सपेंडिचर कम हो। एंड ऑफकोर्स हमारे मुल्क की इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त कम्प्लीटली ऑपोजिट सीन है। हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी अर्निंग कम है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी टैक्सेशन और लोगों का टैक्सेशन या तो टैक्सेस पे ना करना या फिर टैक्सेस के लिए रजिस्टर्ड ना होना है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या रोल टैक्सेस प्ले करते हैं हमारी मुल्क की इनकम में? जी, वही रोल अदा करते हैं जो हमारे एक इंडिविजुअल की सैलरी का या उसकी जो बिजनेस इनकम है या जो वो कमा रहा है, वो वाला जो पैसे अगर किसी एक घर को ले लें आप, तो जो उसके सोर्सेज हैं कमाने के, अगर उसके एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये एक किस्म की हमारी रेवेन्यू है हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की मामलात को चलाने के लिए। और जैसे मैं अभी ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना जी, ये एक बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं। क्योंकि हमने जो चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं या एक्सपोर्ट करनी होती हैं, वो हमने फॉरेन करेंसी में करनी होती हैं। तो अगर हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं हम, उसके अलावा एडिबल ऑयल्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते। तो उनको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे होने चाहिए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की सूरत में, फॉरेन करेंसी की सूरत में, क्योंकि उन्होंने रुपए के शक्ल में तो हमसे पैसे नहीं देने, उन्होंने तो अपने डॉलर के या जो भी उस मुल्क की करेंसी है, यूरो है, डॉलर है, सऊदी रियाल है, जो भी करेंसी है उनकी, तो वो हमारे पास होने चाहिए। तो मेजर जो एक करेंसी है ट्रेड करने की ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो डॉलर है। तो अगर हमने दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करनी है तो उस सूरत में हमारे पास डॉलर की सूरत में पैसे पड़े होने चाहिए। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे
जो हम यहाँ पे चीज़ बनाते हैं वो हम दूसरे मुल्कों में बेचें और वहाँ से हमें डॉलर्स आएँ, और जो हम नहीं बनाते वो हम दूसरे मुल्कों से परचेज़ करें और वो डॉलर की शक्ल में। अब इसमें हमारी जो इंपोर्ट है वो डॉलर की एक्सपोर्ट की सूरत के कंपेयर में एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए हमें 100 रुपये देना पड़ेगा, हमने बेची है उससे हमें 200 रुपये आना हो, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है। इसके बरक्स अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल हो जाएगी, और वो हमें जो डॉलर का डिफरेंस होगा ना वो हमें लोगों से मांगना पड़ेगा या लोगों से उधार लेना पड़ेगा। और जब किसी से उधार लेते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं, अपनी मर्जी की शराइत पे आपको टैक्स देते हैं। एंड इंटरेस्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरेस्ट भी, अब देखें ना, ये जो हमने लोन लिया है अभी IMF से, तो इसका एक मेजर पोर्शन तो चला जाएगा हमारा, जो हमने रीपेमेंट करनी है अपनी जो पिछले लोन लिया हुआ उसकी इंटरेस्ट में, और जो उसके हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये एक विशेष सर्कल है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या दूसरे इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देते हैं कि वो देखें ना, उन्होंने तकरीबन कोई 6, 7, 8 महीने से ज़्यादा उन्होंने लिया हमें फंड रिलीज़ करने में। इतनी देर में हमारी इकॉनमी का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब अगर वो इंडक्ट भी करते हैं, वो 1.17 बिलियन डॉलर जो है वो बिलियन डॉलर, वो अगर हम वो इंडक्ट भी करते हैं तो हमारा जो डैमेज हो चुका है 7, 8, 9 महीने में अलावा सैलाब के, तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो एक विशेष सर्कल है कि वो पैसे देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो पिछले हमने पैसे दिए हैं उसकी किस्त और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें वापस कर दें। तो इस सूरत में हमें टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा करना चाहिए। अगर हमारे पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ऑफ कोर्स GDP ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें। जितनी आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आप टैक्सेस पे कर सकते हो। जब स्पेशली इनकम डिवाइड बोल लें आप उसको, या फिर आप ओवरऑल सोशल क्लास डिफरेंस जो कि हमारे मुल्क में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पर एक ऐसा निज़ाम और एक ऐसा सिस्टम हो जो कि बेनिफिट करता है उन लोगों को हु आर मोर फाइनेंशियली डूइंग बेटर, या वो पावरफुल लोग हैं। तो आई थिंक वी डू हैव दैट सिस्टम। असल में ये जो हमारे आजकल सिस्टम चल रहा है ना जी, कि आप देखें कि जैसे जब पाकिस्तान बना था तो 12 ख़ानदान थे जो अमीर तरीन ख़ानदान थे, अब 12 से 1200 हो गए होंगे। तो अब होना ये चाहिए कि जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, खातून है, मर्द है, उसको फैसिलिटेट गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहिए कि वो अपना बिजनेस खुद शुरू करें। वो कोई ऐसी डेवलपमेंट करें, कोई ऐसी इन्वेंशन करें, इनोवेशन करें कि वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। दूसरा, जो हमारे आजकल ज़्यादातर जो बच्चे नौजवान हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें IT एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब इंडिया जो है वो IT एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर कमा रहा है। उनकी जो इकोनॉमी का एक बड़ा मेजर जो है ना उनको जो फ़ायदा है वो IT एक्सपोर्ट से है। और भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है। हमें भी चाहिए कि कारोबार को बढ़ाना चाहिए। ये जो बच्चे पढ़े लिखे ख़वातीन व हज़रात नौकरियों की तलाश में धक्के खाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनकी क्वालिफ़िकेशन को यूज़ करें, उनके जो उन्होंने तालीम हासिल की है उसको चैनलाइज करें। वो कारोबार में है, जब एक बंदा कोई छोटा मोटा भी कारोबार शुरू करता है तो उसके साथ 2-3 बंदे उससे चाहिए होते हैं हेल्पिंग हैंड के लिए। तो अगर ज़्यादा लोग जो कारोबार में हैं
मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना, उसमें गवर्नमेंट अगर लोगों को सपोर्ट करे, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन करेगा ना जी, तो उसका फिर अपना इंटरेस्ट होगा। उसने किसी एक छोटे कारोबारी को अगर उसने कोई सपोर्ट करना है तो उसका उसमें अपना इंटरेस्ट होगा कि वो उसको उसकी सारी जो एजुकेशन है उसको उसने सक कर लेना है। लेकिन गवर्नमेंट जो है अगर किसी छोटे कर्जे दे कारोबार करने के लिए, छोटे जनरल स्टोर ही खोल दे, एक पढ़ा लिखा बंदा जनरल स्टोर चलाएगा और एक कम पढ़ा लिखा बंदा जनरल स्टोर चलाएगा, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे पढ़े लिखे लोगों को। इससे एक तो जो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर ड्रेनेज ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों को वो बड़ी आसानी से उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, आपके पास डिग्री है, किसी अच्छी फील्ड में डिग्री है, तो वो आपको ले लेंगे। एक मज़दूर को नहीं लेंगे, मज़दूर को तो सऊदीया लेगा ना जी, लेकिन अब वो भी नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट आ गई है। तो अपने ब्रेन ट्रेन ना होने दें। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग जो कि हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, वो सारे ड्रेन आउट हो चुके हैं। अब अमेरिका में मेडिकल के शोबे में देखने, आईटी के शोबे में देखने, यानी बड़े अच्छे अच्छे जगह यानी जो पोस्टें हैं वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, बिजनेस में इवन देखने। एंड नॉट ओनली कि वो वहाँ पर रहते हैं, बट एक्चुअली में आई डू फील लाइक कि इतना इनपुट है ओवरऑल। अगर हम ग्लोबल इन्वेंशंस में देखते हैं, ऐसी चीज़ों में देखते हैं जो कि एक्चुअली में हमारी दुनिया एज वी नो इट तब्दील कर रहा है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी शामिल हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। वही अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको पाकिस्तान में मिलें, अगर वही चीज़ें हम पाकिस्तान के लिए भी कर सकें, तो उसमें क्या बुराई है। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज स्पेशली हम लोग डिफरेंट इशूज़ के बारे में जो कि टैक्सेशन से रिलेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी होने के नाते कि हम लोग टैक्सेस को पे करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर हम किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको भी डेफिनेटली इनकरेज करें कि वो रजिस्टर हों, और बजाय कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर रिलाई किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टैक्स नहीं पे कर सकते, उनको भी पे करना पड़ता है, ओवरऑल महंगाई में भी इंक्रीज़ होता है, उसको हम कम कर सकते हैं। हम डेफिनेटली अपना रोल इस प्रोसेस के अंदर प्ले कर सकते हैं, और करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक में जाने से पहले आपने बात की कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हर शहरी अपना किरदार इस प्रोसेस के अंदर अदा करे, और जहाँ पर हम लोन्स पर रिलाई करने लग जाते हैं, हम लोगों कुछ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम लोग हैवीली रिलाई करते हैं इन लोन्स के ऊपर, या फिर दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारी जो और तरह के रिलेशनशिप्स हैं, उनके बेसिस पे हम जो फंड्स उनसे ले पाते हैं। इवन अभी अगर हम बात करते हैं सैलाब के हवाले से, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ ने अनाउंस किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि फ़ंड्स एलोकेट किए जाएंगे पाकिस्तान के लिए। सैलाब जहाँ पर इफ़ेक्ट किया है वहाँ पर उन एरियाज़ के लिए, उन लोगों के लिए क्या बिलीव करते हैं? क्या हमारी स्ट्रैटेजी गलत रही? क्यों हम इससे खुद इस आफत से डील नहीं कर पाए? क्यों मैं आफत का वर्ड बल्कि इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस नेचुरल डिज़ास्टर से हम क्यों डील नहीं कर पाए? देखिए मैडम, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है ना जी, इसमें ज़ाहिर है हम जाना है, हमने अभी गए नहीं है ऑन ग्राउंड, लेकिन जो हम टीवी पे देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, तो खुश्क ज़मीन का टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा होता, मील हाँ मील आपको पानी नज़र आ रहा है। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, उनके मवेशी तबाह हो गए, उनके खाने पीने के जो उन्होंने ज़खायर किए हुए थे, गंदम थी, आटा था, चावल थे, सारे तबाह हो गए। वो रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ना उनके सर पे छत है,
ना उनके पास कोई खाने की चीज़ है, ना कोई पीने की चीज़, इवन पीने का पानी नहीं है उनके पास। तो ये कोई भी गवर्नमेंट हो, इवन अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सारे मिल के भी हों, तब भी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। इसका जो मेजर फैक्टर है इस डिज़ास्टर का, वो क्लाइमेट चेंज आ रही है। और क्लाइमेट चेंज आ रही है इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो उनका रहन सहन है, यानी जो उनकी गाड़ियों का धुआं है, जो खाते पीते हैं, जो उनका वेस्टेज है, उस वजह से जो है ना, उसकी सज़ा या उसका जो आप कहेंगे खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो उनको आना चाहिए, इंटरनेशनल बरादरी को आना चाहिए। कोई भी एक सिंगल मुल्क जो है ना, वो इस तरह के डिज़ास्टर पे काबू नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। इसके बाद रिहेबिलिटेशन है, उसको उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरी करनी है। $1 अरब चाहिए। इसमें जो हमारी आप कहने के एज ए नेशन गलती है, वो ये है कि नेचुरल कोर्सेज होते हैं जो कि पानी की जो अखराज है, जैसे अब नहरें हैं, फिर नाले हैं, फिर वो एक नेचुरल रास्ता है जो कि समंदर में पानी जाता है। वहाँ पे तो हमने आबादियाँ बना दी हैं, वो हमने बेच के, उनको जो चाइना कटिंग कहते हैं, वो बेच के वहाँ पे तो उन्होंने प्लाजे बना दिए हैं। अब जो ड्रेन आउट होना है उसका, बारिश का पानी है या कोई और मसला है, तो वो तो उसके रास्ते में तो हमने रुकावट खड़ी कर दी है। तो ज़ाहिर है उसने फिर आबादी को करना है। उसके अलावा डैम्स हमने नहीं बनाए। हम जो इंटरनेशनल अदालत में अपना केस लूज़ किया हमने, उसका एक सिंगल पॉइंट ये था कि ये लोग तो अपना अरब क्यूबिक फिट पानी जो है वो ज़ाया कर देते हैं, समुंदर में फेंक देते हैं। इनको तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें डैम्स बनाने चाहिए। उससे हमें दो तरह के फ़वायद होंगे। एक तो यह है कि हमारे पास इरिगेशन के लिए पानी वाफर में मिकदार में हर मौसम में मौजूद होगा। अब तो यह है ना कि ज़रा सा अब बारिश नहीं होती है तो हमारी फसलें खुश्क हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिजर्वायर्स होंगे, हमारे पास डैम्स होंगे, तो हम ये जो पानी जो हम ज़ाया करते हैं, यही पानी हमारे लिए नेमत बनेगी, जो इस वक्त हमारे लिए ज़हमत बनी हुई है। अच्छा, अब जब हम स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह क्लैरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है। सर्टेन पॉलिसीज़ एंड लॉज जब टैक्सेशन के हवाले से बनाई जाती हैं, तो इवन दो वो ऑफिशल्स के लिए बहुत आसान होता है समझना, आई डू फील लाइक कि जनरल पब्लिक के लिए कई दफ़ा उनको समझना, और अगर समझ भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ सर्टेन नई पॉलिसीज़ जो कि ऐड की गई हैं, कुछ नए पॉइंट्स अगर आप उनको क्लैरिफाई करना चाहें हमारी ऑडियंस। हाँ जी, उसमें अभी जो बजट आया है 2022 का, 22-23 का, इसमें चंद एक चीज़ें उन्होंने ना एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कलेक्शन की एक पॉलिसीज़ दी हैं। उसमें एक जो आजकल बड़ा हार्ट इशू है वो है सेक्शन 7E इन्होंने उसमें इंडक्ट किया है कानून में। सेक्शन 7E ये है कि अगर एक टैक्स गुजार उसके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है, 2.5 करोड़ तक आपको उसके 7E सेक्शन जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर फिर आप वो कहते हैं जी कि डीम्ड इनकम होगी, यानी इनकम तसव्वुर की जाएगी, इमेजिन की जाएगी कि आपने जो आपकी प्रॉपर्टी, चाहे ओपन प्लाट पड़ा हुआ है, चाहे कोई घर पड़ा हुआ है, चाहे कोई और चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, तो वो कहते हैं जी कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि आपने इससे इतने % जो है ना किराया वसूल किया है, और वो जो डीम्ड इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है।
यानी वो टैक्स जो है ना डीम्ड इनकम यानी एक उन्होंने तसव्वुर कर लिया है कि इनको इससे रेंट आ रहा है और उसका हमें टैक्स देना है। अब देखें ना ये वाली चीज़ जो है ये एक उसमें दो चीज़ें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा घर जहाँ पे आप रह रहे हैं और एक ऐसा कारोबार की जगह जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं। ये दो चीज़ों के अलावा अगर आपके पास कोई इनकी मालियत 2.5 करोड़ तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगी तो उसके ऊपर आपने डीम्ड इनकम पर टैक्स देना है। तो अब देखें ऐसी चीज़ें जो हैं वो बंद कमरों में बैठ के फैसले किए गए हैं। स्टेक होल्डर से इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, जैसे अब आपने पहले कहा, क्योंकि इसमें देखें स्टेक होल्डर है वो बंदा जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो बंदा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो इदारा जो इससे बेनिफिट ले रहा है, और वो लोग जो इस सिस्टम में सारे हेल्पिंग हैंड हैं, जैसे हम कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे थ्रू ही होनी है ना जी। हमने आम टैक्स गुजार को हमने समझाना है कि ये प्रोविजन जो है ये जो क्लॉज है या ये जो सेक्शन है ये इसका ये मतलब है। किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया और एक अमेंडमेंट करके उन्होंने उसको लागू कर दिया। अब इसमें जब लोगों को पता चलता है कि ये असल में इसका मतलब ये है, उस वक्त तो पानी सर से गुजर चुका होता है ना जी। तो इसके अगेंस्ट हमारे एक सीनियर हैं, वो साबका मेंबर हैं इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के, जुडिशल मेंबर चौधरी अनवार साहब, उन्होंने इसके ऊपर रेट की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान का। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।